हमीरपुर में एक रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के वक्त शराब के नशे में धुत होकर ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करता नजर आया। ग्रामीणों ने रेलवे गेटमैन का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामला चंद्रपुरवा गेट का है। क्या दिन बात नहीं कर रहे यार क्या बात तो लगाऊंगा यार, क्या इतनी पूछताछ कर रहा हो भैया? निकलो। हरदोई में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद एक महिला अधिवक्ता और परिवार पर करीब 30 से 35 लोगों ने हमला कर दिया। महिला अधिवक्ता फिरदौस जहां ने ग्राम प्रधान नसीम के खिलाफ विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। आरोप है कि इसी से नाराज ग्राम प्रधान के लोगों ने एडवोकेट पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाल को भी निलंबित कर दिया गया है। मंडी में किरतरपुर नेरचौक 4 लेन पर कार से खतरनाक स्टंट कर व्हील बनाई गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चालक का 18,500 रुपए का चालान काटा और सख्त चेतावनी दी। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की लापरवाही पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शिवपुरी में एक दिव्यांग की ट्राईसाइकिल की मांग मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूरी कर दी। दिव्यांग 2 सालों से कलेक्टर से गुहार लगा रहा था और ट्राईसाइकिल की मांग कर रहा था, लेकिन कलेक्टर कार्यालय ने उसकी एक न सुनी, यहाँ तक कि उसे अपमानित भी किया गया। आखिरकार उमंग सिंघार ने उसकी पीड़ा को समझते हुए उसे उपहार के रूप में ट्राईसाइकिल दी। वीडियो में दिव्यांग नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करता हुआ नजर आ रहा है। कांकेर में सुरक्षा बलों ने कुल 9 प्रेशर कुकर, आईडी और नक्सल सामग्री बरामद की। इसके बाद जवानों ने आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस की माने तो मोदेवरका गांव के कोटरी नदी किनारे तलाशी अभियान के दौरान प्रेशर कुकर, आईईडी बरामद किए गए थे। इसके अलावा छोटे बेटिया से 5-5 किलो के 6 प्रेशर कुकर, आईईडी, पटाखा बम, इलेक्ट्रिक वायर और अन्य नक्सली सामग्री भी जब्त की गई। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल चौधरी की मौत ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया। काजल पर उनके पति अंकुर ने 22 जनवरी को हमला किया था और 27 जनवरी को काजल की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमले के वक्त काजल 4 महीने की गर्भवती थी। इसके अलावा उनका एक 1.5 साल का बेटा भी। काजल के भाई निखिल का कहना है कि हमले के बाद अंकुर ने उन्हें कॉल करके बताया कि मेरे हाथों से मर गई है, इसे लेने आ जाओ। निखिल ने यह भी बताया कि उनकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जाता था। काजल के सिर में चोट लगी थी और डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। सवाल यह है कि कब तक दहेज की बलि पर महिलाएं यूं ही चढ़ती रहेंगी। कमांडो जो सबको मात दे सकती है, वो दहेज को मात नहीं दे। 27 साल की दिल्ली पुलिस स्वाट कमांडो काजल चौधरी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। आरोप है कि दहेज और पैसे के झगड़े में उसके पति अंकुर ने डंबल से सिर पर मारकर उनकी हत्या कर दी। रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करने वाले पति अंकुर पर आरोप है कि 22 जनवरी को उसने काजल को इतना पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान 5 दिन के बाद उसकी जान चली गई। फिर 5 मिनट ही बाद फोन आया, मेरी बहन की चीख मुझे सुनाई दी और 5 मिनट ही बाद फोन आया उसका मेरे जीजा का कि मेरे हाथों ही मर गई है और आ जाओ दिल्ली। मृतक की मां मीना ने साफ आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या अचानक नहीं बल्कि पहले से सोची समझी साजिश के तहत की गई। मां का कहना है कि काजल अपने पति अंकुर के कई ऐसे राज जान चुकी थी जिनके उजागर होने का डर उसे सता रहा था। इसी डर और लालच ने उनकी बेटी और उसके 5 माह के अजन्मे बच्चे की जान ले ली। कमांडो काजल की मां मीना ने बताया कि अंकुर का परिवार शादी से पहले दिन से ही काजल को पसंद नहीं करता था। परिवार को उम्मीद थी कि उसे दहेज में गाड़ी और तिलक की रस्म में 1.5 लाख रुपए नगद मिलेंगे, लेकिन गाड़ी और नगद रकम न मिलने के कारण ससुराल पक्ष लगातार ताने मारता रहा। इसी बात से काजल मानसिक रूप से परेशान थी। 22 जनवरी को अंकुर ने अपने पिता को दिल्ली बुलाया। उसी दिन छोटे भाई की शादी के लिए करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी गई। उसी रात अंकुर ने अपने भाई को 7,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। ज्वेलरी खरीदने और पैसे ट्रांसफर करने को लेकर काजल ने विरोध जताया।
जिसके बाद पति पत्नी के बीच तीखी कहासुनी हुई। रात करीब 10 बजे अंकुर ने गुस्से में आकर काजल के सिर पर डंबल से वार किए। हमले के बाद अंकुर ने खुद काजल के भाई निखिल को फोन कर बताया कि उसने काजल को डंबल मारे हैं और उसे अस्पताल लेकर जा रहा है। 2023 में 23 नवंबर को शादी। क्या पहले भी कुछ कहा सुनी होती थी बीच में? हाँ जी, शुरू से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन वो गई थी। कब आपको पता चला था कि ऐसा मामला है? हाँ कब जी, आपको पता चला था? मेरे को तो शुरू से ही बताती थी वो, जो शुरू दिन गई थी उसी दिन बता दिया था भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। मां मीना ने बताया कि साल 2023 में जब काजल और अंकुर की शादी की बात चल रही थी, तब परिवार ने अंकुर के बारे में जानकारी जुटाई। कुछ दोस्तों ने बताया था कि अंकुर के अन्य लड़कियों के साथ भी संबंध थे। ये बात काजल को बताई गई, लेकिन काजल ने कहा कि अंकुर उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और वो उसी से शादी करेगी। मां मीना ने कहा, हमने मेहनत मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया और वो देश की सेवा के लिए कमांडो बनी। आज मेरी बेटी और उसका अजन्मा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए मिसाल बने। सुरक्षा बल कर्मी है, कमांडो बेटी काजल की निर्मम हत्या कर दी उसी के पति ने। एक डंबल से उसके सिर पर चोट की और उसे मार दिया। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि पुरुषों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं द्वारा पुरुष आयोग की भी मांग हो रही है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको दिखता नहीं है कितनी हजारों लाखों बेटियों को मार दिया जाता है हर साल दहेज के लिए, जिस तरह से इस बेटी की हत्या हुई। फिलहाल आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सवाल ये है कि कब तक दहेज की बलिवेदी पर महिलाएं चढ़ती रहेंगी। कमांडो जो सबको मात दे सकती है, वो दहेज को मात नहीं दे पाई। और अब बिहार की बात करते हैं, जहां के छपरा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में कहानी उन बेटियों की है जिनकी मां का निधन हो जाता है, जिसके बाद गांव इस परिवार से मुंह मोड़ लेता है। दरअसल जवैनिया गांव की रहने वाली बबीता देवी का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। इससे पहले 1.5 साल पहले उनके पति का भी देहांत हो चुका था। अब घर में उनके सिर्फ 2 बेटियां बची हैं जो बेहद आर्थिक तंगी में अपना जीवन काट रही हैं। मां की मौत के बाद गांव से कोई भी उनकी मदद करने आगे नहीं आया। न कंधा देने वाला था, न अंतिम संस्कार की रस्म निभाने में किसी गांव वाले ने उनकी मदद की। आखिरकार इन बेटियों ने ही हिम्मत जुटाई और मां का अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी। लेकिन अब बेटियां प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही हैं ताकि वो मां का श्राद्ध और बाकी के दूसरे संस्कार कर सकें। उनके पास न तो पैसे हैं, न ही कोई सहारा है। ऐसे में जो वीडियो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये समाज के एक अमानवीय चेहरे को साफ तौर पर दिखाता है। हम कहते हैं कि समाज है और समाज का मतलब होता है कि एक साथ मिलजुल कर रहना, सुख दुख में एक दूसरे का संगी साथी बनना। लेकिन बिहार के छपरा से आई ये तस्वीर बता रही है कि समाज अब सिर्फ एक शब्द भर रह गया है और उसके मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इन लड़कियों की मां की मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है, कोई मदद करने वाला नहीं आता, ना आस पड़ोस के लोग, ना समाज, जो सो कॉल्ड समाज जिसको हम कहते हैं उसके लोग। और फिर बेटियां हालांकि हिम्मत नहीं हारती हैं, खुद ही अपनी मां को कंधा देती हैं, खुद ही अपनी मां का अंतिम संस्कार करती हैं। लेकिन अब वो प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मेंबर काजल चौधरी की मौत के मामले में पति अंकुर चौधरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्वाट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्सेस के सदस्य काजल चौधरी की घरेलू हिंसा में मौत हो गई। उसके पति अंकुर पर आरोप है कि 22 जनवरी को उसने काजल को इतना पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान 5 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। बताया गया कि अंकुर ने डंबल से काजल के सिर पर हमला किया था। अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता है। आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों की शादी 2023 में अंकुर से हुई थी। इंदौर में डांसिंग सुपर कॉप के नाम से फेमस ट्रैफिक पुलिसकर्मी रणजीत सिंह पर महिला से अश्लील चैटिंग मामले में कार्रवाई हुई है। उन्हें हेड कांस्टेबल के पद से डिमोशन कर कांस्टेबल बना दिया गया है। एक युवती की शिकायत के बाद उनके आपत्तिजनक चैटिंग के मामले सामने आए, जिसके बाद उन्हें पहले ही लाइन अटैच कर दिया गया था। उसके बावजूद रणजीत सिंह ने पुलिस की वर्दी पहनकर सरकारी हथियार और हथकड़ी का इस्तेमाल करते हुए रील बनाने का काम किया। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में 22 साल की महिला की बिना कपड़ों के शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या करके लाश यहां फेंक दी।
महिला के सिर को ईंट से ऊंचा गया। इसके अलावा शरीर पर कई चोट के निशान मिले। एसएसपी राजकरण नैयर ने मौके पर जांच पड़ताल। पुलिस के मुताबिक कहीं और महिला की हत्या कर लाश ठिकाने लगाई गई। घटना स्थल पर थोड़ी दूर घसीटने के निशान मिले हैं। सूचना प्राप्त होते ही मौके पुलिस के अधिकारी डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पे आकर के देखा गया। ऐसा लग रहा है कि घटना कहीं और हुई है और शव को यहाँ पर ला करके रखा गया जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। उत्तराखंड के टिहरी में एक्रो फेस्टिवल के दौरान 2 पैराग्लाइडर अनियंत्रित होकर टिहरी झील में गिर गए। रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रतापनगर इलाके और झील में तैनात टीमों ने साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया। दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। शुभमन गिल को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर बेहद स्टाइलिश और कैजुअल अंदाज में स्पॉट किया गया। अपनी शानदार ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर गिल हमेशा की तरह एयरपोर्ट लुक में आरामदायक लेकिन ट्रेंडी नजर आए। फैंस उनके इस लेटेस्ट लुक और फिटनेस को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में भिड़ गए। विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। बताया गया कि स्वतंत्र देव सिंह को कार में ही बंधक बना लिया गया था। वहां पर खुदी हुई सड़कें, पानी न पहुंचने पर जमीनों पर कब्जे को लेकर योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बुरी तरह से घेरा गया और इस दौरान घंटों तक बवाल होता रहा। पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी सब वहां मौजूद थे, लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ऐसे ही बवाल होता रहा। देखिए, वो सामने विधायक हैं ब्रजभूषण और ये स्वतंत्र देव सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान होती है। लेकिन काफ़ी देर तक सड़क पर यूं ही स्थिति बनी रही। दोनों काफ़ी देर तक उलझते रहे। पुलिस जो वहां पर थी, सुरक्षाकर्मी जो थे, उन्होंने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, लेकिन विधायक और उनके समर्थक वहीं पर अड़ गए और काफ़ी देर तक एक सिचुएशन ऐसी रही कि स्वतंत्र देव सिंह एक तरह से हॉस्टेज रहे, बंधक वहां पर रहे। आप देखिए कितनी भीड़ वहां पर मौजूद है। सुरक्षाकर्मी भी आसपास यहां पर दिख रहे हैं, वो इस मसले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर काफी देर तक ये स्थिति बनी रही। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सड़कें ठीक नहीं हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है। और अकेले नहीं थे विधायक ब्रजभूषण, उनके साथ 100 ग्राम प्रधान और उनके कई समर्थक थे और काफी देर तक, घंटों तक यूं ही हंगामे की स्थिति बनी रही। देखिए रिपोर्ट आप। ये कौन सा तरीका है आपका? भैया मैं तो आप महोबा में सड़क की बदहाली पर बवाल। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने रोका मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता। चरखारी से बीजेपी विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मोर्चा खोला। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कार में बंधक बना डाला। यूपी के महोबा भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में भिड़ गए। देखिए कैसे मंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। 30 कार और 20 बाइकें सामने खड़ी हो गई। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताते हुए रास्ता रोका। बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन। विधायक के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोक दिया। जिसके बाद हंगामा तेज हुआ। बताया कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कार में बंधक बना लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में बवाल हुआ। विधायक और मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शहर कोतवाली क्षेत्र के एक प्राइवेट कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां ब्रजभूषण राजपूत के साथ झड़प हुई। इस दौरान सीओ सदर लोगों को शांत करते दिखे, लेकिन कोई उनकी मानने को तैयार नहीं। इसके बाद गांव में पानी न आने और सड़कों की बदहाली को लेकर विधायक अपने समर्थकों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे। मंत्री भी डीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां दोनों के बीच बैठक हुई। 100 ग्राम प्रधान भी इस बैठक में मौजूद थे। डीएम कार्यालय के गेट बंद कर दिए गए। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस लड़ाई पे तंज कसा है और एक्स पर लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं।
पैसे कमाने और जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हों या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये न सोचा जाए कि इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल या कहीं नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है। इससे पहले अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद पांडे के बीच धक्का मुक्की हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन यहां दो बीजेपी नेताओं में झड़प हुई। जैसे तैसे मामला शांत करवाया गया। सवाल ये कि बीजेपी नेताओं में किस बात का गुस्सा भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो गुस्सा है, टसल है, ये तो दिख गया इन तस्वीरों में। महोबा की इन तस्वीरों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कैसे एक कैबिनेट मंत्री को घेर लिया, एक कैबिनेट मंत्री को बंधक बना लिया। एक विधायक ने, अलग दल के विधायक होते तो भी शायद बात समझ में आती। यहाँ तो पार्टी भी एक ही है, दोनों ही बीजेपी के हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, और दूसरे विधायक ब्रजभूषण, जिनके बीच में काफ़ी देर तक ही हल्ले हंगामे की स्थिति बनी रही। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त हैं। रमाकांत मिश्रा महोबा से लाइव जुड़ रहे हैं, जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, और आशीष दीक्षित न्यूज़ रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं पहले महोबा चल रहा हूँ। रमाकांत, क्या हुआ वहाँ पर? इतना बवाल क्या पहले से तैयारी की हुई थी? ऐसा लग रहा था क्योंकि लोग बहुत थे, 100 ग्राम प्रधान भी जुटा लिए और फिर मंत्री को कार के अंदर बंधक बनाए रखा। ये जो ड्रामा है, बहुत देर तक ये सियासी ड्रामा वहां पर चलता रहा। सेम पार्टी, सब कुछ साथ, लेकिन उसके बाद इतना विवाद। जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला उस वक्त गर्मा गया जब मंत्री का काफिला रास्ते में विधायक ने अपने समर्थकों और प्रधानों के साथ रोक लिया। जी, विधायक की मांग थी कि ग्रामीण अंचलों में जो जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खुदवाई गई हैं और जहां पानी की सप्लाई होनी है वहां पानी नहीं आ रहा है और सड़कें उखड़ी हुई पड़ी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई कार्रवाई वहां कर रही है। प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है, इसको हम लेंगे, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और समय से काम पूरा होना चाहिए। ना जनता को कोई, मेरी विधानसभा में मेरी जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है रमाकांत, बात करने के भी तरीके होते हैं। ऐसा तो नहीं था कि विपक्षी दल के विधायक थे, मंत्री उन्हीं की पार्टी के हैं, तो ढंग से बातचीत हो सकती थी। एक अच्छे माहौल में ये घेर लेना, बंधक बना देना, 50 गाड़ियां आगे लगा देना, मोटरसाइकिलें आगे लगा देना, ये तो विपक्ष को मौका दे दिया इन्होंने। ऐसा क्यों किया? कोई पर्सनल टसल चल रही थी क्या दोनों के बीच? की बात तो अभी तक कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जब इस तरीका का मामला सामने आया तो मंत्री जी खुद विधायक जी को अपनी कार बिठा कलेक्ट्रेट ले गए, जहाँ पर डीएम, नमामि गंगे के एडीएम से प्रधानों से उनकी इस दिशा में वार्ता हुई। क्या वार्ता हुई है तो जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन पूरी घटना के बाद एडीएम नमामि गंगे ने अपना एक वीडियो जारी कर कहा है कि कार्य में कोई नियमितता नहीं बरती जाएगी, भ्रष्टाचार होगा, समय से पूर्ण होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष मेरे साथ है न्यूज़ रूम से। आशीष, ये जो मंत्री वर्सेस विधायक हुआ है और सेम पार्टी में हुआ है, इसने विपक्ष को बड़ा बैठे बिठाए मौका दे दिया और अखिलेश यादव अब मजे ले रहे हैं पोस्ट करके। देखिए, महोबा में एक कहावत है, बड़े लड़ैया महोबा वाले उनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। ये कहावत है महोबा में। और महोबा जानते हैं आप, आला उदल की धरती है और वही आला उदल की धरती आप दिखाई दे रही है। और बीजेपी विधायक जो हैं ये कह रहे हैं कि ये महोबा है, चरखारी है, यहाँ से ना कोई मंत्री जा सकता है ऐसे और ना कोई विधायक आके ऐसे जा सकता है। सारी सड़कें खोद दी, जल जीवन मिशन के नाम पर जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और उस पर से जब कोई पूछता है तो जवाब नहीं मिलता।
तमाम बार प्रशासन से मांग कर ली, तमाम बार विधानसभा में रख दी बात कि भैया सड़कें खुदी हैं, जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने की बात हुई थी, ये तो सड़क भी खोद दी, ना सड़क है ना पानी है, और जमीनें कि जिनके दाम इतने हाई होते जा रहे हैं उन पर अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं महोबा में, क्योंकि महोबा बुलंदशहर में माफ कीजिए बुंदेलखंड में आता है, और बुंदेलखंड में इस वक्त जो एक्सप्रेसवे बने हैं वो सोचिए कितनी जमीनें महंगे वहां कर दिए हैं। यही वजह है कि टसल चल रही है बीजेपी विधायकों में और बीजेपी के मंत्रियों में। और जल शक्ति मंत्री हैं चूंकि स्वतंत्र देव सिंह, और जब वो वहां पहुंचे, बुंदेलखंड वैसे ही सूखा इलाका है, पानी की पाइपलाइन डालने के दावे तो बहुत करती है सरकार बीजेपी जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन कहीं पाइप पहुंचा है तो पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं पहुंचा तो कागजों में बता दिया गया कि पानी यहां पर मौजूद है। जल जीवन मिशन के तहत करीब करीब महोबा में मैं एक आंकड़ा आपको बता देता हूं, वो आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे कि 100 प्रधान वहां क्यों पहुंच गए। 100 प्रधान एक साथ गाड़ी, कार, बाइकें, समर्थक और 50 कारें अगर कोई मंत्री के सामने लगा दे तो सोचिए कितनी चौंकाने वाली बात है। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें घूम रही हैं, हर विधानसभा में हर बीजेपी का समर्थक और बीजेपी का विरोधी ये तस्वीरें डाल कर पूछ रहा है। मेरे पास खुद 5 फोन आ गए रोहित भाई, 5 फोन आ गए मेरे पास और पूछने लगे ये क्या चल रहा है, क्या मंत्री को बंधक बना लिया क्या? मैंने कहा हाँ भाई बंधक तो नहीं, लेकिन हाँ भाई गाड़ी में बिठा लिया उनको और पूछताछ कर रहे हैं कि भाई सड़क कब बनेगी जो खुदी हुई है। एक जल जीवन मिशन का एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, महोबा जिले की ही बात करूं अगर मैं बुंदेलखंड की बात ना करूं, तो जल जीवन मिशन के तहत दावा यह है कि 343 गांवों में जलापूर्ति कर दी गई है, 99% घरों में पानी पहुंच गया है। बाद में जब इस पे डाटा निकलवाया गया, सर्वे करवाया गया तो पता लगा कि 92% घरों में पानी पहुंच गया है। उसके बाद ये पता लगा कि कहीं पानी है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं नल लगे हैं तो उनमें जल नहीं है। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो महोबा की हालत अपने आप बयां करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से घेरा है स्वतंत्र देव सिंह को, क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से विपक्ष पीडीए गठबंधन ये दावा कर रहा है कि बीजेपी के हर जिले में ऐसी ही जो टकरार है मचने वाली है, और पीडीए यानी अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि चुनाव को 1 साल से भी कम समय बचा। देखिए अब ये जनवरी चल रहा, फरवरी लगने वाला है और फरवरी ही 2027 में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि दिसंबर के आसपास जो है आचार संहिता, दिसंबर और जनवरी के आसपास आचार संहिता लगने वाली, यानी 9 से 10 महीने बचे हैं चुनाव के लिए। हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, एक पॉइंट। दूसरा ये कि बीजेपी पर पीडीए को, कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया है कि भैया देखिए सिर फटावल किस तरीके से चल रही है। और अगर बीजेपी ने अगर सबक नहीं लिया तो आने वाले दिनों में ये तो आज महोबा की तस्वीर है, बिल्कुल, वो तो बैठे बिठाए मौका भी मिल गया है। मतलब अखिलेश यादव का ये कह देना कि भाई बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, अपने आप मतलब मौका आपने दिया और चौका वहां पर अखिलेश ने मार दिया। आलोक द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आलोक, पूरा बवाल हुआ महोबा में, तस्वीरें पूरे यूपी ने देखी हैं, लेकिन लखनऊ में इस वक्त क्या चर्चा है इस बवाल को लेकर? पार्टी वर्सेस पार्टी हो गया ये तो महोबा में, और इसका विपक्ष एक तरह से माहौल बना रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई मिलेंगे नहीं, आपको देखना कैंडिडेट आ रहा है चुनाव, कैसे लड़ाएंगे? देखिए लखनऊ में भी सियासी माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि जो पूरा वाकया सामने आया है मंत्री बनाम विधायक, ये बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि सत्ता दल दोनों हैं और इसका पूरा विपक्षी दल। आपने जैसे बताया कि अखिलेश यादव का बयान आ गया, बयान है, और ये पूरा देख सकता है। तो बात जल जीवन मिशन की, जल मिशन बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है जहां पर पानी की समस्या है, वहां पानी सरकार की प्राथमिकता थी और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि चूंकि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अपनी ही सरकार की योजना है और लड़ने वाले भी अपने ही हैं। कैसे विधायक ने मंत्री को घेर लिया, गाड़ी में बिठाए रखा, तमाम मुद्दे वहीं पर पब्लिक में सामने रख दिए, और पब्लिक में जब बवाल होता है तो फिर वो बवाल लंबा जाता है। ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कैसे देखिए विधायक और मंत्री बिल्कुल आमने सामने हैं, हालांकि
ऐसा लग रहा है एक बार को देख के कि स्वतंत्र देव सिंह सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायक ब्रजभूषण की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और काफी देर तक ये ड्रामा वहां पर चलता रहा। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर फिर से घमासान छिड़ गया और अब की बार राजस्थान से विरोध की आवाज सुनाई दी है। विरोध की आवाज बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने राजस्थान विधानसभा में बुलंद की। उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर के परकोटा इलाके में कई मस्जिदों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जिनकी आवाज निर्धारित सीमा से बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तेज आवाज से लोगों की नींद में खलल पड़ रहा है, यह आम आदमी के अधिकारों का हनन है। बाल मुकुंदाचार्य के इन आरोपों पर मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने बीजेपी विधायक से पूछा कि अजान से दिक्कत है तो जागरण से क्यों नहीं, चुनावी सभा में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर से परेशानी क्यों नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक पर बांटने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है जब अजान पर लाउडस्पीकर पर इस तरह से घमासान छिड़ा हो, बल्कि पहले भी यूपी से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक तक लाउडस्पीकर से अजान पर विवाद होता रहा है। सवाल है कि शोर शराबे पर यह मजहबी मुकाबला क्यों हो रहा है और इस विवाद का समाधान आखिरकार क्या है। इस्लाम में जिस अजान से इबादत की शुरुआत होती है, जो अजान इस्लामियत की रूह है, जो अजान इस्लाम की बड़ी पहचान है, उसी अजान पर घमासान की नई सीरीज शुरू हो गई है। अब की बार लाउडस्पीकर से अजान पर विरोध का सुर राजस्थान के जयपुर से उठा है, जहां बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों की आवाज पर चिंता जाहिर की और दो टूक कहा कि मरीज, छात्र, बुजुर्ग हर कोई परेशान है। क्षेत्र में मेरी विधानसभा में लाउड स्पीकरों की शिकायत प्रतिदिन आ रही है, उसकी आवाज़ बढ़ा दी जा रही है और कंपटीशन देने वाले बच्चे, एग्ज़ाम वाले बच्चे, माइग्रेन वाली बीमारी पीड़ा वाले लोग, बुजुर्ग माता पिता, इनकी शिकायतें प्रतिदिन पत्र मेरे कार्यालय पे आ जाते हैं, आसपास के थानों पर आ रहे हैं और थानों में पूछ लीजिए रोज़ कितनी शिकायतें फ़ोन पर आती है। कई बार पूरी रात के बड़े बड़े कार्यक्रम इस प्रकार से माइक लगा के चला दिए जाते हैं, जिससे कईयों को डिस्टर्ब होता है। बाल मुकुंदाचार्य ने मांग की कि मस्जिदों में लगाए जाने वाले लाउडस्पीकरों की आवाज को कानूनी सीमा में लाया जाए, सीमित आवाज में अजान हो, ये लाउडस्पीकर को पूरी तरह से हटाया जाए। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब ऐसी मांग उठी हो। मस्जिदों के लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है। साल 2017 में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की थी। 2021 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद से भोर की अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। 2022 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की थी। 2025 में हिंदूवादी संगठनों ने वाराणसी में लाउडस्पीकर से अजान का विरोध किया था और अब बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने विधानसभा में लाउडस्पीकर से अजान का विरोध किया तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क उठे। जागरण रोड पे होता है, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, 100 लोग 50 लोग बैठे हुए हैं और 25-25 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। क्या ये उनको नहीं दिखता? मैं तो किसी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर का विरोधी नहीं हूं, मगर जो मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकर का पर आपत्ति जता रहे हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। आप कोई भी व्यक्ति जब अजान हो तो देख लीजिए, घड़ी देखिए, अजान 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाती है। लाउडस्पीकर से अजान पर छिड़ा घमासान जागरण तक आ गया, तनाव बढ़ता गया। लेकिन लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कानून क्या कहता है, अब ये भी समझ लीजिए। सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर कर रहे हैं तो प्रशासन से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर इसमें रियायत दे सकती है। सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है।
हालांकि ऐसी अनुमति साल में सिर्फ 15 बार ही दी जा सकती है। नॉइज पॉल्यूशन रूल्स के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 अलग अलग इलाकों के हिसाब से ध्वनि के मापदंड तय किए हुए हैं। इनके मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन में कितनी आवाज रहेगी, इसका मापदंड तय है। इंडस्ट्रियल एरिया में साउंड का लेवल दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल होगा। कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक की लिमिट है। रेजिडेंशियल एरिया में दिन के वक्त साउंड का लेवल 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल की लिमिट है। साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का लेवल होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर आवाज का स्तर 70 डेसिबल से कम है तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में 8 घंटे से ज्यादा रहता है तो ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे में कई अदालतें भी लाउडस्पीकर की आवाज पर सवाल उठा चुकी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल सुनवाई के दौरान कहा था, लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक हक नहीं है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को अधिकार नहीं माना जा सकता। यानी देश की अदालतें भी कहती रही हैं कि पूजा या इबादत के लिए लाउडस्पीकर जरूरी नहीं है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठती रही है। ऐसे में सवाल है कि शोर शराबे पर मजहबी मुकाबला कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गुरुग्राम में टोल न खोलने पर स्कॉर्पियो सवार धाएं-धाएं करते नजर आए। गुरुग्राम में टोल न खोलने पर स्कॉर्पियो सवारों ने बूथ पर फायरिंग कर दी। ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार युवक टोल बूथ के पास पहुंचते ही बैरियर खोलने के लिए कहने लगा तो टोल कर्मी ने पर्ची कटवाने की बात की। इसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने गाड़ी से पिस्टल निकाली और फायर करने लगे। देखिए कैसे गाड़ी के पास खड़े टोल कर्मियों ने गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। इसके बाद आरोपी बैरियर तोड़कर फरार हो गया। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान विनय, बॉबी और पवन के रूप में हुई है। तीनों गांव कादरपुर गुरुग्राम के रहने वाले हैं। आरोपियों ने 28 जनवरी की रात गांव कादरपुर में ही रोहित नाम के व्यक्ति के घर भी फायरिंग की थी। इस मामले में सेक्टर 65 थाने में केस दर्ज हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी मां की बरसी पर बिहार के गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने पैतृक गांव बेलसन में गांव वालों से बात की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नोएडा 150 जैसा हादसा हुआ। यहां 80 की स्पीड में कार नहर में जा गिरी, जिसमें बिजली विभाग के जेई सन्नी कुमार और स्टाफ अफजल कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा कि हादसा एक पुल पर हुआ। गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से पुल की रेलिंग पर कंट्रोल खो बैठा। गाड़ी रात भर नहर में पड़ी रही। नहर में पानी ज्यादा था। पानी के प्रेशर की वजह से गेट भी नहीं खुल पाए। गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से दोनों युवकों की मौत हो गई। रात का वक्त था इसलिए मदद नहीं मिल पाई। सुबह पुलिस ने क्रेन की मदद से कार और शवों को निकाला। कानपुर के सीसामऊ से सपा पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यानी गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेएनयू में एक बार फिर भड़काऊ नारे सुनाई दिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाए जाने में वामपंथी छात्र संगठनों ने कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान ढपली की ताल पर ब्राह्मणवाद और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नारे गूंजे। कैंपस के साबरमती ढाबे पर आयोजित इस प्रदर्शन में ब्राह्मण मुर्दाबाद और मनुवाद जलेगा जैसे आपत्तिजनक नारे लगे। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मणवाद का पुतला भी जलाया गया। कैंपस से सामने आए वीडियो में छात्र आरएसएस मुर्दाबाद और बीजेपी बर्बाद के नारे भी लगाते हुए दिखाई दिए। मेरठ में कार से कुत्ते को चोट लगने के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया। जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे को लाठी और डंडों से पीटा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को कस्टडी में लिया है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया है।
यूपी के गोंडा में एक कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह में स्टेज पर छात्राओं ने बुर्का पहनकर डांस किया तो बवाल मच गया। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में हिंदू छात्राएं बुर्का पहनकर बॉलीवुड गानों पर डांस करती नजर आई, जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने लिखित रूप में माफी मांगी है, जबकि DIOS ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और वरिष्ठ नेता सचिदानंद पांडे के बीच धक्का मुक्की हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन यहां दो बीजेपी नेताओं में जमकर झड़प हुई। यूपी के महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक गुड्डू राजपूत ने रास्ता रोक लिया। वहां कई गांव में पानी नहीं पहुंचा, रास्ते खराब हैं, इसलिए बीजेपी विधायक गुड्डू राजपूत लंबे वक्त से नाराज थे। इसके बाद विधायक और उनके समर्थकों का गुस्सा उबल पड़ा। मंत्री विधायक के समर्थक भिड़ गए, नारेबाजी हुई। अलीगढ़ में एक महिला से नाम बदलकर पहले रेप फिर ब्लैकमेल कर निकाह करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पीड़ित महिला को आरोपी की कैद से मुक्त कराकर थाने ले आई। इसके बाद उसके बयान दर्ज कराए गए। पीड़ित रश्मि उर्फ आलिया रोरावल क्षेत्र की रहने वाली है। आरोप है कि आरोपी फिरोज ने खुद को राकेश बताकर रश्मि से संपर्क किया, उसे नौकरी का लालच देकर युवती को फंसाया। एक बार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना और अश्लील वीडियो भी बनाए। बाद में युवती का धर्मांतरण कराकर निकाह किया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया। विरोध करने पर आरोपी ने युवती को स्लॉटर हाउस में कटवाने की धमकी दी, जिससे वो बेहद डरी हुई है। कानपुर के पनकी में एक युवक ने धर्म परिवर्तन का दबाव होने की बात कहते हुए सुसाइड कर लिया। घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ये युवक खुद को दीपक सिंह गौर बताता है। वीडियो में वो कहता दिखा कि उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो समझौता नहीं करेगा। वीडियो में उसने देश में नशे पर रोक लगाने और महिलाओं के सम्मान की बात भी कही है। इसके साथ ही वो अपने जीवन में हुई गलतियों के लिए इस वीडियो में माफी मांगता हुआ भी नजर आया और अपनी जान देने की बात कहता दिखा। पुलिस के मुताबिक रतनपुर के रहने वाले रोहित ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। काफी देर तक जब कमरा नहीं खुला तो मां ने खिड़की से झांक कर देखा, जहां रोहित का शव फंदे पर झूलता हुआ मां को नजर आया। इस बात की सूचना फिर पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जाम लगा दिया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। और ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो में जो बात वो कह रहा है उसकी जांच भी की जाएगी। जिस धर्म परिवर्तन का दबाव होने की बात वो कह रहा है, परिजन चाहते हैं कि उसकी जांच हो कि क्या किसी तरह का कोई प्रेशर तो इस युवक के ऊपर नहीं डाला गया था जिसके चलते इसने अपनी जान दी। इसलिए अपने भारत में मामला ये काफ़ी संवेदनशील है, जिसमें इनके द्वारा लगाया गया है आरोप है कि मेरे पर दबाव दिया जा रहा था और मारपीट भी की गई है। तो हमने इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया है और 2 टीमें हमारी लग गई हैं। जो चारबाग स्टेशन के जो ट्रेन से आना जाना बताया गया है वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल करेंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने फांसी लगा ली, उसी के बारे में बताना है। वो 26 जनवरी को मेरी छोटी बहन से इससे मिलने लखनऊ गया हुआ था और वो 12 बजे की ट्रेन से गया था मेमो से। उसका उन्नाव से लेके 4 बाग तक उसका कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। बहुत देर तक कॉल किया गया, कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो जब ये हम लोग एक बार बात हुई है, ये पता चल गया कि वो स्टेशन पे, उसके बाद भी फिर उसने मतलब 2 घंटे तक कॉल रिसीव नहीं किया। जब बात हुई तो उसने बोला कि अब स्टेशन से निकल रहा है। फिर हम लोग ने पूछा भी कि ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर तुम्हें स्टेशन पे लगे। उसने कॉल पे कुछ भी नहीं बताया। जब इसके पास गया, इसके रूम पे गया, पहली बार वो अकेले गया था। इसके पास जब गया तो इससे रुआसा रोते हुए बोल रहा था कि हमसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसने पूछा क्या धर्म परिवर्तन, ये उससे छोटी है तो इसे इतना कुछ बताया नहीं। इसने हमको ये बात कॉल पे बताई, लेकिन हमने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया।
फिर जब वो 27 तारीख को 26 को गया था, 27 को वो घर आ गया। 27 को वो बताने लगा, कह रहा है कि हमारे पीछे ट्रेन में सब लोग पड़े हुए थे, 4 लोग कोई लोग हैं जो उससे जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम पूछ रहे थे, ये भी उसने बताया था कि उसका नाम पूछ रहे थे। तो उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है और 4 बाग में कहीं मजार है वहीं पर इसको ले जाया गया है। तो बस हम ये कह रहे हैं उसे इंसाफ दिलवाया जाए। उसके साथ क्या हुआ उसे पता किया जाए। उसके काफी चोट लगी है। उसका एक वीडियो भी उसने जब उसने फांसी लगा ली, कल हम लोगों को एक वीडियो उसका मिला जिसमें उसने साफ साफ बताया है कि हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, हमसे जबरदस्ती की जा रही है। कानपुर में धर्मांतरण का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिस वीडियो में युवक नशा और धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। युवक का साफ तौर पर कहना है वायरल वीडियो में कि वह धर्म परिवर्तन नहीं करेगा और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद जब परिजनों को वो वीडियो मिला तो परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्रवाई में जुट गई। अगर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए 2 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एक टीम कानपुर से लेकर लखनऊ तक पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि युवक 2 दिन पहले लखनऊ पॉलिटेक्निक में पढ़ रही अपनी बहन के पास गया था, जहां उसको लोगों ने धर्मांतरण का दबाव बनाया, जिसके बाद से वो लगातार परेशान चल रहा था और उसने अपनी आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अंकित सिंह, न्यूज इंडिया, कानपुर। इधर मुरादाबाद में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर अकाउंट बनाया और एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसा लिया। फिर युवती के साथ दोस्ती का ढोंग रचकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों ने इस मामले में इंटरफेयर किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अमरोहा जिले के गजरौला का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी शाहरुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आशीष नाम से अपना अकाउंट बनाया हुआ था। फिर शाहरुख ने इंस्टाग्राम के जरिए ही आशीष बनकर एक युवती से दोस्ती की। दोस्ती का ढोंग रचकर शाहरुख ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के परिजनों ने जब जांच पड़ताल की तब जाकर ये सच निकलकर सामने आया। परिजनों ने जब विरोध किया तो शाहरुख ने वीडियो फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया, पुलिस के पास पहुंचे और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी शाहरुख उर्फ आशीष, जो कि इसका झूठा नाम है, उसे अरेस्ट कर लिया है। ये गजरौला का रहने वाला है, जनपद अमरोहा। इसने रामगंगा बिहार की एक युवती के साथ अपना नाम बदलकर, यानी अपना नाम आशीष बताकर उसके साथ इंस्टाग्राम पे दोस्ती की और उसके बाद वो उनके साथ संबंध बनाए। जब ये बात माँ को पता चली तो इन लोगों ने छानबीन की और जो युवती थी, सबने परिवार के लोगों ने जब छानबीन की तो पता चला कि इसका नाम आशीष नहीं बल्कि ये शाहरुख है। और उसके बाद जब उसका विरोध शुरू हुआ तो उसने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और जो वीडियोस और फोटोज वगैरह थे वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने उस युवती पर दबाव बनाया कि वो उनसे निकाह करे, अपना धर्म परिवर्तन करे, निकाह। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक और बयान से देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया है। विपक्ष के साथ ही देश भर के मौलाना भी असम के मुख्यमंत्री के इस बयान पर भड़क गए। दरअसल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समाज के खिलाफ विवादित बयान दिया। इसमें वो कहते नजर आए कि मियां रिक्शे वाले अगर 5 रुपए मांगते हैं तो तुम 4 रुपए दो। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामों में मियां समुदाय को परेशान करो, उन पर दबाव बनाओ ताकि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। हिमंता के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में तूफान आ गया है। एक के बाद एक कई विपक्षी नेताओं ने पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि यह बयान न सिर्फ बेहुदा है बल्कि बाबा साहब के संविधान और हमारी गंगा जमनी तहजीब पर सीधा हमला है, जिसने हर भारतीय को समानता का हक दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की इस करतूत के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष की ओर से उनके मियां मुस्लिम बयान की आलोचना किए जाने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्लादेश से आए हैं वो खुद को मियां कहते हैं, मैंने उन्हें ये नाम नहीं दिया है, वही खुद को ऐसा कहते हैं। मैं अगर मियां मियां करूं तो उनको बोलो कि वो असमिया असमिया करें।
মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है? तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? ये तो अगणतांत्रिक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्वशर्मा का तौर तरीका मुसलमानों के खिलाफ है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आसाम में, घुसपैठिए कहकर, बांग्लादेशी कह करके मुसलमानों को इताब का शिकार और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब इलेक्शन करीब हैं तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो एक दिन आएगा कि ये बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अब क्या कितनी बेतुकी बातें कह रहे हैं। वो देश एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। इधर राजस्थान के साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसके बाद संत परंपरा के मुताबिक उनकी समाधि बनाई गई है। जिस तरह की जानकारी मिली थी उसके मुताबिक गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से साध्वी प्रेम बाइसा की जान चली गई थी। भक्तों ने इसके बाद पिता पर ही सवाल उठा दिए थे, लेकिन अभी तक उनके मौत के सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। एक पक्ष तो ये सामने आ रहा है कि उनको डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई इंजेक्शन लगने के कुछ ही घंटों बाद, लेकिन एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आ रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वो सुसाइड नोट क्यों सामने आया? क्या उस सुसाइड नोट का इस पूरे मसले पर कुछ ऐसा है जो अभी तक छुपा हुआ है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि प्रेम बाइसा को संत परंपरा जो है उसके मुताबिक उनको समाधि दी गई है। इस मामले में उनके पिता को लेकर ही जो उनके भक्त हैं वो सवाल उठा रहे हैं। साध्वी के पिता का ये कहना था, क्योंकि पिता ही साध्वी के अंत समय में उनको लेकर अस्पताल पहुंचे थे और ये बताया था कि डेक्सोना का इंजेक्शन लग गया है, उसका रिएक्शन हो गया है, डॉक्टर्स ने देखा, फिर बचा नहीं पाए डॉक्टर्स। तो अब पिता को लेकर भी उनके भक्त लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी इंतज़ार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस मामले में सच क्या है वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन अभी साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने उनके भक्तों को एकदम सन्न कर दिया। मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। आप एक बात बताओ, जिस बेटे की जिंदगी में छोटी उम्र में माँ इस संसार को छोड़ करके चली जाए, ना तो उसका कोई भाई है ना कोई बहन है, एक पिता ही उसकी जिंदगी में है। बचपन से पिता ने उसका लालन पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, शिक्षा दी, और जब उस बेटी की जिंदगी में कोई दुख आता है, संकट आता है और बेटी जब रोती है तो पिता सबके सामने, 5-6 लोगों के सामने उस बेटी को गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, रो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। तो पास में खड़े किसी व्यक्ति ने पता नहीं कैमरा रखा, मोबाइल रखा, उससे वीडियो बनाया और उस वीडियो को एडिट किया और जो पास में 4-5 व्यक्ति खड़े थे उनको कट किया, वीडियो एडिट करके आज वायरल किया है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसे कई असामाजिक तत्वों की वजह से कई बेटियों ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी है, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। ईश्वर मेरे साथ है। जो
करेगा सो भरेगा, जिसने किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। तरक्की देख करके इतना मत जलो कि उनको नीचे गिराने के लिए आप ऐसे षड्यंत्र रचो, हथकंडे। और इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सुनेत्रा परिवार का महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे बैठक होगी और इस बैठक में औपचारिक फैसला लिया जाएगा। सुनेत्रा ने डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि सुनेत्रा पवार दिवंगत अजीत पवार की पत्नी हैं, जिनका निधन हो गया था अभी हाल ही में हुए विमान हादसे में। न सिर्फ अजीत पवार बल्कि उस विमान में उनके साथ जो बाकी लोग सवार थे, उनके बॉडीगार्ड, केबिन क्रू, दोनों पायलट्स, सभी की मौत हो गई थी इस हादसे में। और उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कौन हो सकती है। सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या शरद पवार की पार्टी में एनसीपी अजीत का विलय हो जाएगा। और एक ऑप्शन ये भी सामने आ रहा था कि क्या सुनेत्रा परिवार को अजीत पवार की जगह महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। तो इस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है कि सुनेत्रा परिवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन सकती हैं। जो पद उनके पति अजीत पवार के पास था, वो पद सुनेत्रा पवार को दिया जा सकता है। कल इस पर एक बैठक होनी है, 2 बजे एक इंपॉर्टेंट बैठक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुनेत्रा पवार ने इस पर सहमति दे दी है। मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें सुनेत्रा पवार एनसीपी अजीत की तरफ से बारामती से ही कैंडिडेट थी, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। और मुंबई से एक और खबर है, जहां पर कवच 4.0 का सफल संचालन शुरू हुआ है। मुंबई डिवीजन के विराट सूरत खंड में यह संचालन हुआ। 28 स्टेशनों और 28 ब्लॉक खंडों को इस दौरान कवर किया गया है। मुंबई डिवीजन के 206 किलोमीटर लंबे हिस्से में यह कवच शुरू हुआ है। 344 किलोमीटर लंबे कवच खंड के एक भाग, एक पार्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। आज ट्रेन संख्या 20907 सयाजी एक्सप्रेस की सलामी के साथ मुंबई डिवीजन के 206 किलोमीटर लंबे विराट सूरत खंड में कवच 4.0 का सफल संचालन शुरू किया गया। यह कवच खंड वेस्टर्न रेलवे द्वारा विरार से वडोदरा तक बनाए जा रहे 344 किलोमीटर लंबे कवच खंड के एक हिस्से के रूप में इसको चालू किया गया है। रेल की यात्रा को और सुरक्षित बनाने के मकसद से ही इस कवच की शुरुआत की गई है। और विरार से सूरत का 344 किलोमीटर का जो रेल ट्रैक है, उसके एक हिस्से में इसको अभी इसकी शुरुआत की गई है। और ये काफ़ी पहले से इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि रेल हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि जो कवच सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ताकि जो रेलवे है वो और मॉडर्नाइज हो सके, जिसकी शुरुआत विरार और सूरत के इस ट्रैक से हो गई है। और 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए।